जय हिंद मित्रों, आज आप सभी के बीच मैला आंचल का अगला पार्ट लेकर उपस्थित हूँ। जैसे कि इससे पहले वाला जो वीडियो मैंने बनाया है, तो उपन्यास थोड़ा सा ये उपन्यास में कि आप डायरेक्टली अगर उपन्यास पे आ जाएंगे पढ़ने को, तो इसमें 250 से ज़्यादा पात्र हैं। और उपन्यास थोड़ी सी कठिनाई ये है कि इसमें आप देखेंगे कि जो उपन्यास को एक तो आंचलिक उपन्यास है, ऊपर से इसमें ये है कि कई टोले के बारे में बताया गया, राजपूत टोला हो गया, कायस्थी यादव टोला, ऐसे करके। तो अपने आप में एक विखराव के साथ है। विखराव इट मीन्स कि आपको एक दो लिंक समझ नहीं आएगा कि एक लिंक कहाँ दूसरे से जुड़ रहा है। इसलिए मैंने एक काम किया है कि पहला वीडियो इस प्रकार का बनाया है कि इससे आपको आगे वीडियो जो हम सारे उपन्यास के मतलब एक उपन्यास पूरा ख़त्म करने में जो दिशा देनी है, कैसे बढ़नी है आगे, तो उसके लिए मैंने पहले वीडियो में ये बना दिया है। इससे ये होगा कि अब उपन्यास हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोगों को अच्छे से क्लियर होगा। तो पहले आप उस वीडियो को देखिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर ये है कि आप उपन्यास की जर्नी अच्छे से तय कर पाएंगे। फिर लास्ट में एक वीडियो बनाएंगे क्वेश्चन आंसर सेशन का। तो देखिए, मैला आंचल उपन्यास जैसे कि फणीश्वरनाथ रेणु जी का है, मैंने पहले ही बता दिया था। और उपन्यास मैला आंचल, अंचल का क्या अर्थ होता है ना। और जिस जगह की ये कहानी है मेरीगंज की, तो मेरीगंज की कथा भी मैंने आपको उसमें बता दी है। साथ ही साथ हमने ये भी बता दिया है कि फणीश्वरनाथ रेणु जी एक तरीके से वो स्वतंत्रता संग्राम में सम्मिलित हो, दमन और शोषण के विरुद्ध आजीवन संघर्षरत रहने वाले ऐसे सक्रिय साहित्यकारों में से हैं जो बाद में साहित्य की दुनिया में प्रवेश करते हैं, पहले राजनीति में रहते हैं। तो बहुत सारे अनुभवों के साथ उन्होंने ये आंचलिकता कि जो उपन्यास मतलब कि एक तरीके से आंचलिक उपन्यास लिखा है। तो साहित्य जगत में क्रांतिकारी है, बिल्कुल ये उपन्यास क्रांति मचा देने वाला है। कि जिस तरीके से कि स्वतंत्र भारत में आप देखते हैं कि हमारी जो एक आकांक्षा और उम्मीदें होती हैं, उस पर कैसे एक ऐसा गांव होता है जिस पे लोगों को कहते हैं कि पैनी नज़र जो होती है राजनीति की सभी जगह पड़ती है, लेकिन ऐसे भी जगह है जहाँ पे नहीं पड़ पाती है। तो कम से कम ये है कि साहित्य जो सरोकारिता है साहित्य का, वो अपना निभा देता है। इसमें आप देखेंगे कि उस मेरीगंज जो क्षेत्र है, जो अंचल है, वो संपूर्ण भारत के प्रतिनिधि, एक तरीके से प्रतिनिधि अंचल के रूप में आता है। कि आप देखेंगे कि भारत की अलग अलग दिशाओं में भी ऐसे बहुत से अंचल हैं जहाँ तक हमारी नज़र नहीं पहुँच पाती है। तो वहाँ पे ये साहित्यकार खुद को जुड़ाव महसूस करके वहाँ की समस्याओं को एक उपन्यास के माध्यम से हम सभी के समक्ष लेके आते हैं। तो ये हमारे लिए भी एक तरीके से कह सकते हैं कि एक हमारे लिए भी सौभाग्य की बात होती है कि हम वहाँ तक पहुँच पाते हैं। एक जगह बैठे बैठे एक उपन्यास के माध्यम से महसूस कर पाते हैं कि ऐसे भी गांव हैं जहाँ पे इतनी सारी समस्याएं हैं। तो फिलहाल आपने प्रथम संस्करण में इसकी भूमिका भी देखी थी। मैला आंचल एक आंचलिक उपन्यास है, कथानक है पूर्णिया बिहार का। और इसमें आपने देखना है कि जब उपन्यास में आपको एंट्री करना है तो ये खास करके इसको ध्यान में लेके चलना है कि इसमें फूल भी है, सूल भी है, धूल भी है, गुलाब भी है, कीचड़ भी है। इसे ये आप जस्टिस कर पाएंगे और न्याय कर पाएंगे इससे जब चलेंगे कि हाँ, इस उपन्यास में हमको बहुत सारी चीज़ें देखनी है। और उपन्यास के बारे में ये भी है कि आप देखिए कि खंड सा बटा हुआ है। खंड 1 पढ़ना है, फिर एक खंड 1 में भी आप देखिए 1 पढ़ना है, 2 पढ़ना है, 3, 4, 5, 6, 7, है ना। इसी प्रकार 8, 9, 10, 11। तो इसने खंड सा ऐसे बांट के दिखाया है कि आपको इस प्रकार पढ़ना है। तो इसमें कुल मिला के आपको देखने को मिल रहा है तो 44। फिर देखिए 44 तक आने के बाद, है ना, यहाँ के आने के बाद खंड दूसरा स्टार्ट हो गया। फिर यहाँ से खंड 1, 2, 3 इस प्रकार, है ना, आगे तक चला है। तो थोड़ी सी कंटिन्यूटी में इन चीज़ों को ध्यान रखना है। खंड 1 और 2 में डिवीजन है, पूरे 67 ऐसे 23 पार्ट करके इसमें वो किया गया है। अब उपन्यास की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। यहाँ से आप देखिए कि ये पहला है खंड का, आपने देखना है। इसमें ये देखिए, ये स्थिति आप देख रहे हैं। तो इस फोटो के माध्यम से ये जो दृश्य है, तो कोई भी दृश्य जब बनाया जाता है तो वो बहुत कुछ अपने आप में दिखाता है। तो आपको ऐसी स्थिति में लगेगा कि बहुत ज़्यादा आपको यहाँ हैप्पीनेस नहीं दिखेगी, है ना, खुशनुमा कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है, प्रसन्नता मुख में नहीं। और एक व्यक्ति वो हाथ में कुछ लिया है, तो बहुत ही मतलब एक तरीके से उस प्रकार का चित्र नहीं है जो आप कह सकते हैं कि सुखात्मक अनुभूति आपको कराए। फिलहाल हमें उपन्यास में इस तरीके से, और ऐसे भी इस उपन्यास में आपने देखना है कि मेरीगंज में आपने देखा जिस अंचल के बारे में ये है, वहाँ पे ये है कि साहित्यकार ने
अंजलि को इस उपन्यास में ये चीज़ दिखाने का प्रयास किया कि सुंदरता से ज़्यादा आपको यहाँ की समस्याएं, यहाँ की कुरूपता को देखना है ना। तो जैसा कि साहित्य में दो ही चीज़ें हैं कि आपने देखना है तो सौंदर्य देखते हैं, उसमें लालित्य होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। उसके परे भी जाके देखो तो साहित्य ही है जिसको हम कहते हैं सभी के हितों का एक तरीके से प्रतिबिंब होता है, दर्पण होता है। तो वो हमें दिखाता है कि इसमें आपको खुशी भी मिल रही है तो सुख का भी एक पार्ट है, तो दुख का भी पार्ट है, तो वो चीज़ आपको इसमें देखना है। शुरुआत यहाँ से इस प्रकार है कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि गांव में अगर देखें तो गांव में ये खबर तुरंत बिजली की तरह फैल गई है। मिलिट्री ने बहस ऐसा बोल रहे हैं कि गांव में ये खबर तुरंत बिजली की तरह फैल गई है। मिलिट्री ने बहरा चेथरू को गिरफ्तार कर लिया है और लोबिन लाल के कुएं से बाल्टी खोलकर ले गए हैं। तो क्या हुआ है कि गांव में ये खबर तुरंत बिजली की तरह फैल गई है कि कोई मिलिट्री, अगर आपको याद हो तो जब मैंने पहले वीडियो में बताया था तो हमने कहा था ये उपन्यास की शुरुआत कहाँ से हो रही है। उपन्यास का शुरुआत ही कुछ इस प्रकार हो गया कि एक गलतफहमी गांव में आ गई है। गांव के कई टोले हैं और उन लोगों को लग रहा है कि अब अस्पताल खुलने वाला है और उसके लिए बाहर से कोई आएगा, पर यहाँ पे गांव में पहले से ही लग रहा कि नहीं, कोई बाहर से इस प्रकार आ गया है, कोई मिलिट्री वाला। तो इससे आपको लगता है कि हाँ, इन लोगों से किस प्रकार ये डर जाते हैं, सहम जाते हैं। गांव है तो कोई भी गांव में कोई बात आती तो बहुत तेज़ी से वो बिजली की तरफ फैल जाती, बिल्कुल वो आप मिनटों नहीं लगेगा, वो पूरे गांव में फैल जाती है। यहाँ में भी आप देख रहे हैं कि गांव में एक खबर आई और तुरंत बिजली की तरफ फैल के कि कोई बाहर से आया, मिलिट्री वाला इस प्रकार आया हुआ है। अब इनका उस पर रिएक्शन क्या है कि अगर कोई आया है तो ये हुआ कि जब ये गांव में फैल गया तो बहरा चेथरू को गिरफ्तार कर लिया गया और लोबिन लाल के कुएं से बाल्टी खोलकर ले गए। तो इसमें ये बताया गया आपको, यहाँ शुरुआत में ही बताया गया कि गांव में जब ये बात फैली बिजली की तरह तो मिलिट्री ने बहरा चेथरू को, ऐसा लोगों ने बोला कि जो मिलिट्री आया है उसने बहरा चेथरू को गिरफ्तार कर लिया है और उसको बोलते हैं गिरफ्त कर लिया है, और लोबिन लाल का जो कुआं है उसे बाल्टी खोलकर वो लेके चले गए। यद्यपि 1942 जन आंदोलन के समय इस गांव में ना तो फौजियों का कोई उत्पात हुआ था और ना ही आंदोलन की लहर ही इस गांव तक पहुंच पाई थी, किंतु जिले भर की घटनाओं की खबर अफवाहों के रूप में यहां तक जरूर पहुंची थी। ये समय है कि जब देखिए कि आपके देश में आज़ादी के लिए लोग संघर्षरत थे। उस समय एक ऐसी स्थिति थी कि हमारे ब्रिटिशर्स जो सामने से थे, अंग्रेज, उनसे लगातार विवाद चलता रहता था। तो विवाद की स्थिति में ये था कि अराजकता की स्थिति थी, है ना। तमाम आप देखते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम में हमारे सेनानी कितने कूद पड़े थे और कितने ने बलिदान दिया था। तो एक ऐसी स्थिति होती थी कि उसमें पता नहीं चलता था कि किस गाँव में अंग्रेज कब प्रवेश कर जाए और उनके साथ जातीय करे, ये सभी स्थिति। तो ये कह रहे हैं कि हमारे गाँव में, यानी मेरीगंज जो पूर्णिया के वो बिहार का कोना, वो छोटा सा गाँव, उस अंचल में कभी मिलिट्री नहीं आई। तो इन लोगों को लगा कि कभी नहीं आई तो मिलिट्री अभी कैसे आ गई। तो यद्यपि ये 1942 के जन आंदोलन के समय इस गांव में ना तो फौजियों का कोई उत्पात हुआ था और ना आंदोलन की लहर ही इस गांव तक पहुंच पाई थी, किंतु जिले भर की घटनाएं खबर अफवाहों के रूप में यहाँ तक जरूर पहुंची थी। यहाँ पर जो भी खबर होता था वो अफवाह के रूप में जरूर पहुँच गया था। मुगलाही स्टेशन पर गोरा सिपाही एक मोदी की बेटी को उठाकर ले गए। इसी को लेकर सिख और गोरे सिपाहियों में लड़ाई हो गई, गोली चल गई, ढोल बाजा में पूरे गांव को घेरकर आग लगा दी गई। एक बच्चा भी बचकर नहीं निकल सका। मुसहरू के ससुर ने अपनी आंखों से देखा था, ठीक आँख में भुनी गई मछलियों की तरह लोगों की लाशें महीने पड़ी रही। कौवा भी नहीं खा सकता था। मिलिट्री का पहरा था। मुसहरू के ससुर का भतीजा फारबिस साहब का खानसामा है, वह झूठ बोलेगा। पूरे 4 साल के बाद अब इस गांव की बारी आई। दुहाई माँ काली, दुहाई बाबा लड़ सिंह। इन लोगों को अब देखिए गांव में कोई चीज़ ना कि किस प्रकार बढ़ा चढ़ा के कह देंगे, आपको बात समझ में भी नहीं आएगी। अब ये जिस तरीके से ये पूरे बता रहे हैं कि आज इतने दिन बाद हुआ है और गांव में ऐसा कभी उस तरीके से हमको देखने को नहीं मिलता कि ऐसी कोई स्थिति होती है। आज ये बता रहे हैं कि गांव में आज ऐसी स्थिति आई है और ये सब बताया गया कि वो सब मतलब ये आपस में कह रहे हैं कि अच्छा ये सब होता है कि नहीं, कि जैसे गांव में बड़े बूढ़े हुए तो बच्चों की इस तरह बताया कि ऐसा गांव में हुआ था, कभी ऐसा हुआ था, आज बहुत दिन के बाद ऐसी घटनाएं हुई, कुछ इसी तरीके से वो बताए। तो कहे कि देखो ये सब गुअर टोली के बलिया की बदौलत हो रहा है। अब यहाँ पे हमने बताया काफ़ी टोले हैं, लेकिन कुछ टोले हैं जो गौड़ रूप में, सारे टोलों को आपको उसी तरह नहीं याद रखना है। तो अब बता रहे हैं कि ये सब गुअर टोली के बलिए की बदौलत हो रहा है। बिरंची दास ने हिम्मत से काम लिया
आंगन से निकलकर चारों ओर देखा और मालिक टोला की ओर दौड़ा। मालिक टोला यानी मालिक टोला आपको हमने समझाया था जो कायस्थ टोला था। कायस्थ टोला में भी आप देखें जो तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद थे उसी को मालिक टोला भी कह रहे हैं। तो कह रहे हैं बिरंची दास ने हिम्मत से काम लिया और आंगन से वो निकला, चारों ओर देखा और मालिक टोला यानी कायस्थ टोला की तरफ दौड़ा। मालिक तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद जी वो सुनकर घबरा गए। लोबिन बाल्टी कहाँ से लाया था? जरूर चोरी की बाल्टी होगी, साले सब चोरी करेंगे और गांव को बदनाम करेंगे। मालिक टोली से खबर राजपूत टोली पहुंची और कायस्थ टोली के विश्वनाथ प्रसाद और ततमा टोली भी बताया था जो निम्न जाति का था, वहाँ के महंगू दास थे। तो ततमा टोली की बिरंची को मलेट्री के सिपाही पकड़ ले गए। ठाकुर राम कृपाल सिंह बोले। अब आपने देखना है कि राम कृपाल सिंह कौन थे? राजपूत टोली के। वो बोले इस बार तहसीलदारी का मजा निकलेगा, ज़रूर जमींदार का लगान वसूल कर खा गया है, अब बड़े घर की हवा खाएंगे बच्चों। तो यहाँ पे आपको ये समझना कि सारे टोली में ये बात किस प्रकार, मतलब ये हुआ कि गांव में कोई आया और मलेट्री ने बहरा चेत्रू को उठा लिया। अब उनको गिरफ्तार कर लिया, लोबिन लाल के कुएं से बाल्टी खोल ले गए। फिर ये हुआ कि बताया गया कि देखो ऐसा तो 1942 के जन आंदोलन के समय इस गांव में ना तो फौजी आया, ना उत्पात हुआ और ना आंदोलन की लहर थी इस गांव में, किंतु जिले भर की घटनाओं की खबर अफवाहों के रूप में आती थी। और ये भी बताया कि मुगलाही स्टेशन पर गोरा सिपाही एक मोदी की बेटी को उठा कर ले गया। इसी को लेकर सिख और गोरे सिपाही में तब लड़ाई हो गई थी, गोली भी चली थी, ढोल बाजा में पूरे गांव को घेर कर आग भी लगा दी गई थी। एक बच्चा भी बचकर नहीं निकल सका था। मुसरू के ससुर ने अपनी आंखों से देखा था ये सारी चीज़ें। मलेट्री का पहरा उस समय था। तो इन लोगों ने कहा अरे यार ऐसी स्थिति थी, ये सब गुआ टोली के बलिए की बदौलत तो था। अब ये जो टोलियाँ हैं ये तो बात की बात है, पहले की बात बता रहे, अभी की बात बता रहे कि अब देखो एक को कैसे सज़ा मिलेगी। उनको जिनको चथेरू वगैरह जो भी थे उनको उठा ले गए। अब यहाँ से देखना है आपको कि मालिक टोला से ये खबर यानी कायस्थ टोले से ये खबर राजपूत में पहुंचता है, राजपूत टोली से पहुंचते पहुंचते ततमा टोली पहुंचता है और ततमा टोली को मलेट्री के सिपाही पकड़ कर ले गए। ठाकुर राम कृपाल सिंह बोले अब मजा आएगा। ये थे राजपूत टोली से, बोले अब मजा आएगा, इस बार तहसीलदारी का मजा निकलेगा, जरूर जमींदार का लगान वसूल कर खा गए होंगे, अब बड़े घर की हवा खाएंगे बच्चों। यादव टोली के लोगों ने खबर सुनते ही, अब यादव टोली के कौन थे इसमें आप कुकरू का नाम सुनेंगे, खिलावन का नाम सुनेंगे। तो ये जब बात यादव टोली तक पहुंची तो यादव टोली के लोगों ने खबर सुनते ही बलिया, एक बलिया थे उर्फ उनका नाम था बालदेव, तो बलिया उर्फ बालदेव को गिरफ्तार कर लिया। यादव टोली के लोगों ने खबर सुना और सुनते ही बलिया उर्फ बलदेव को गिरफ्तार कर लिया। भागने न पाए, रस्सी से बांधी, पहले ही कहा था कि यह एक दिन सारे गांव को बधवाएगा। तहसीलदार जो विश्वनाथ प्रसाद 1 सेर घी, 5 सेर बासमती चावल और एक खस्सी लेकर डरते हुए मलेट्री वालों को डाली पहुंचाने चले। अब ये उनके पास क्या होता है, मतलब आप देखिए कि विश्वनाथ प्रसाद जो तहसीलदार भी रहे हैं, राजपरमंगा के तहसीलदार रहे, कायस्थ टोला, मालिक टोला के या कैथे टोला, तीनों टोला कह सकते हैं। ये अब वो मलेट्री वाले जो थे, दरअसल वो मलेट्री वाले थे ही नहीं, लोगों ने अफवाह फैला दी थी। तो तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद 1 सेर घी, 5 सेर बासमती चावल और एक खस्सी लेकर डरते हुए उनको खिलाने पिलाने पहुँचे। बिरंची को भी साथ ले लिए, बोले हिसाब लगाकर देख लो, पूरे 50 रुपये का सामान है, ये रुपया 1 हफ्ता के अंदर ही अपने टोले और लोबिन के टोले से वसूल कर जमा कर देना, तुम लोगों के चलते। तो बताया कि तुम लोगों के चलते ये सब हो रहा है। अब मलेट्री वाले कोठी के बगीचे में है, बगिया के पास पहुंचकर विश्व प्रसाद ने जेब से पलिया टोपी निकालकर पहन ली और काली थान की ओर मुँह करके माँ काली को प्रणाम किया, दुहाई माँ काली। बगीचे में पहुंचकर तहसीलदार साहब ने देखा 2 बैलगाड़ियां हैं, बैल घास खा रहे हैं, मलेट्री वाले ज़मीन पर कंबल बिछाकर बैठे हैं, ये मूढ़ी फाँक रहे हैं और बहरा चतरू भी कंबल पर ही बैठकर मूढ़ी फाँक रहा है। सलाम हुजूर। बिरंची ने सामान सिर से नीचे उतार कर झुक कर सलाम किया, सलाम सरकार। बकरा भी मेमिया उठा। अरे यह क्या है, आप कौन है? एक मोटे साहब ने पूछा। हुजूर तावेदार
राजा परबंगा का तहसीलदार हूँ। तो ये राजा परबंगा यानी विश्वनाथ प्रसाद ने बताया कि मैं जो हूँ, जब उनसे पूछा गया, क्योंकि वो मिलिट्री वाले थे ही नहीं, उन लोगों ने पूछा कि भैया आप कौन हो, तो इन्होंने बताया कि राजा परबंगा का मैं तहसीलदार हूँ। कहा अच्छा वो आप तहसीलदार हैं, ठीक है, ठीक बात है, हम लोग तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के आदमी हैं। अब पता चला इन लोगों को लगा कोई मिलिट्री प्रवेश कर गए हैं इनके गांव में, लेकिन वो तो मिलिट्री थे ही नहीं। अब वही चीज़ है ना कि आप अंधकार जैसी स्थिति आपके सामने हो, या एक तरीके से कि अशिक्षित हो आपको पता ही नहीं चल रहा, अदरवाइज आपको अंतर नहीं पता चलता या आप बात नहीं करते, आप पूरे के पूरे गांव भयभीत हो गए इस चीज़ से, जानने का प्रयास भी नहीं किया कि सामने वाला कौन है। तो बोले को आप तहसीलदार, ठीक बात है, हम लोग डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का आदमी है, यहाँ पर एक मलेरिया सेंटर बनेगा, ऊपर से हुक्म आया है, यही बगान का ज़मीन भी, उन्होंने कहा कि यही बगान का ज़मीन में, उन्होंने बताया जो बगीचे में हम लोग बैठे हैं यही ज़मीन में हम मलेरिया का सेंटर बनाने के लिए आए हैं, और ऊपर से आदेश आया है। मार्टिन साहब, ये वही मार्टिन साहब है जिनकी पत्नी मेरी होती हैं। तो कहे मार्टिन साहब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को ये ज़मीन बहुत पहले दे दिए थे। मार्टिन साहब जिनकी पत्नी मेरी थी, आपको हमने कहानी सुनाया था, मेरी जिनके नाम पे ये मेरीगंज पड़ा हुआ है, और आपने देखा था कि मेरी एक ही हफ्ते में आई थी, विवाहिता थी, और लेकिन उनको बीमारी की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। तो तभी से मार्टिन साहब ये ठान लेते हैं कि मुझे अस्पताल भी बनवाना है किसी भी प्रकार से, और इस ज़मीन को पहले ही अलॉट कर चुके थे। डॉक्टर प्रशांत तो इस गाँव में अब बाद में आएगा ना, वो बाद में आएगा, लेकिन इन्होंने पहले ही ज़मीन अलॉट कर रखा था। जब डॉक्टर प्रशांत ज़मीन के लिए बातचीत किया तो उससे पहले पता चला ये ज़मीन तो पहले से अलॉट है, आपको मलेरिया सेंटर खुलाना है, मार्टिन साहब पहले ही इस चीज़ को ज़मीन को अलॉट कर दिए। और ये लोग ये जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के लोग आए हैं ये उसी ज़मीन पे आए हुए हैं। तहसीलदार साहब फिर एक बार सलाम करके बैठ गए, बिरंची हाथ जोड़े खड़ा रहा। अब राजपूत टोली के राम कृपाल सिंह, अब ये राम कृपाल सिंह जो है राजपूत टोली के, जब कोठी के बगीचे में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बगीचे के पश्चिम वाली ज़मीन की पैमाइश हो रही है। कुछ लोग जरीब की कड़ी खींच रहे हैं, टोपा वाले एक साहब तहसीलदार साहब से हंस हंस कर बातचीत कर रहे हैं, और अंत में यादव टोली के लोग बालदेव जो थे उनके हाथ और कमर में रस्सी बांधकर हो हल्ला मचाते हुए आए। उसकी कमर में बंधी हुई रस्सी को सभी पकड़े हुए हैं। फिराजी सुराजी को पकड़ने वालों को सरकार बहादुर की ओर से इनाम मिलता है, 1000, 2000, 5000। लेकिन साहब तो देखते ही गुस्सा हो गए, क्या बात है, इसको क्यों बात कर तुम लोग लेके आए। अब यही तो होता है अंधविश्वास। इन लोगों को लगा मिलिट्री वाले हैं, कोई किसी को कुछ समझ लिया, और यादव टोली के लोग ऐसे बात के लेके आ रहे हैं जैसे उनको शाबाशी मिलने वाला कि कोई चोर पकड़ के लेके आए। अब भैया नो मिलिट्री वाले नहीं थे, वो तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के आदमी थे, वो अस्पताल के लिए आए थे कि बनना है कैसे क्या उसके बारे में देख रेख करने के लिए। तो जब वो लेके आए तो उनसे पूछा कि भाई इसको क्यों बात कर तुम लोग लेके आए, इसने क्या किया है। तो उसने कहा हुजूर यह सुराजी बालादेव गोप है, 2 साल जेल काट कर, मतलब कि जेल काट कर आया है, इस गांव का नहीं है, चन्नन पट्टी का है। उन्होंने बताया ये जो आपके सामने दिख रहा है ना बालदेव, ये बालदेव यहाँ का नहीं है, ये बालदेव चन्नन पट्टी का है, यहाँ मौसी के यहाँ आया है, खद्दड़ पहनता है, जोहिन बोलता है। खद्दड़ मतलब खद्दड़, जैसे हम लोग खादी के वस्त्र की बात करते हैं, खद्दड़ पहनता है। तो पूछे कि इसको बाधा क्यों है, काहे बाधा है इसको। तो बोले अरे बलदेव, उन्होंने कहा अरे बालदेव, साहब की किरानी ने बालदेव को पहचान लिया। जो साहब के किरानी थे, अब इनकी लैंग्वेज आंचलिक है थोड़ी सी तो समझना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा अरे बालदेव, साहब की किरानी ने बालदेव को पहचान लिया, अरे ये तो बालदेव है सर, ये रामकृष्ण कांग्रेस आश्रम का कार्यकर्ता है, बड़ा बहादुर है। अब ये वही था जिसको इन लोगों ने कहा वो जेल काट के आया। स्वतंत्रता के दिनों में आप जेल काट रहे हैं, मतलब समझ रहे हैं आप देश के लिए लड़ रहे हो। उस समय जेल काटना शर्म की बात नहीं थी, बल्कि एक तरीके से गर्व की बात थी। और आपने देखा कि यहाँ पे राजनीतिक हलचल भी दिखेगा, कांग्रेस की पार्टी होगी और साथ ही साथ उधर सोशलिस्ट वाली समाजवादी पार्टी भी हो जाएगी। तो उन दिनों जो पार्टियाँ थी तो उसके एक तबके में आता था जिसको रामकृष्ण कांग्रेस आश्रम का कार्यकर्ता और बड़ा बहादुर माना जाता था। तो जो साहब लोग शहर से आए वो देखते ही किसको पहचान गए, बालदेव को देख के पहचान गए। और
उन्होंने कहा, अरे ये तो बालदेव हैं सर, ये तो रामकृष्ण कांग्रेस आश्रम का कार्यकर्ता है, ये तो बड़ा बहादुर है। यादों के बंधन से मुक्ति पाकर बालदेव ने साहब और किरानी को बारी बारी से जय हिंद किया, मतलब जय हिंद किया। साहब ने हंसते हुए कहा, आपका गांव में मलेरिया सेंटर खुल रहा है, खूब बड़ा डॉक्टर यहाँ आ रहा है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की तरफ से मकान बनेगा, लेकिन बाकी काम तो आप लोगों की मदद से ही होगा ना। तो तहसीलदार साहब ने, जो तहसीलदार थे, तो तहसीलदार साहब ने जमींदार खाते और नक्शे का तजवीज़ करके कहा, विश्वनाथ प्रसाद जो थे, कहा, हुजूर ज़मीन 1 एकड़ 10 डिसमल का है। तो जो राजपूताना टोली के हैं रामकृपाल, तो उन्होंने कहा, ठाकुर रामकृपाल सिंह को अब तक साहब को सलाम करने का भी मौका नहीं मिला था। विश्व प्रसाद ने बाजी मार ली, यानी तहसीलदार ने बोल दिया। रामकृपाल सिंह खड़े रहे, अब कोई आया है, ये पिछड़ कैसे जाते, ये तो आगे पीछे हो ही नहीं सकते। तो उन्होंने देखा कि जब वो अपनी दिखा रहे हैं कि उनको बहुत कुछ पता है, तो ये कैसे पीछे रहते। जिंदगी में पहली बार सिंह जी को अपनी निरक्षरता पर ग्लानि हुई। जब उन्होंने देखा कि रामकृपाल सिंह को, इन्होंने देखा विश्वनाथ प्रसाद ने बाजी मार ली, उन्होंने लंबाई चौड़ाई बता दी, तो रामकृपाल सिंह को लगा कि क्यों मैं निरक्षर हूँ, नहीं तो मैं भी सबके बीच में कुछ बोलता। तो उन्होंने कहा, सचमुच विद्या की महिमा बड़ी है, लेकिन भगवान ने शरीर दिया है। तो इनको ये चीज़ लगता है कि हाँ, विद्या की महिमा बहुत बड़ी है, लेकिन भगवान ने शरीर दिया है, उच्च जाति में जन्म भी तो दिया है, इसी के बल पर बहुत बाबू बबुआन हाकिम हुक्काम और अमला फैला से हेलमेल हुआ, जान पहचान हुआ। मौका पाते ही सलाम करके जोर से बोले, जय हो सरकार की। जैसे ही उनको मौका मिला और उन्होंने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के आदमी को बोला, जय हो सरकार। ये कौन है, ये राजपूत टोला के थे रामकृपाल महोदय। इनको लगा कि कैसे ये आगे निकल सकते हैं विश्वनाथ प्रसाद, जो कि उस समय वहाँ के, आप देखिए कि कायस टोला के थे, राजपारबंगा के तहसीलदार थे। तो उनको लगा कि ये कैसे आगे बोल रहे हैं। तो बोले कि आज तो उच्च जन्म जाति के बदौलत आज तक कितने के बारे नारे किए, आज मैं कैसे पीछे रह सकता हूँ। बोले, हुजूर पब्लिक को भलाई के वास्ते इतना दूर से कष्ट उठाकर आया है, तो पब्लिक यानी पब्लिक को भलाई के वास्ते, और हम लोग हुजूर को कोई सेवा नहीं कर सके। गोसाई जी मेरा महन कहिन, धन्य भाग प्रभु दर्शन दीना। हुजूर सेवक का नाम रामकृपाल सिंह वल्द गरीबनवाज सिंह, मोत्थफा जात राजपूत, मोकाम बाड़ बुंदेल राजपूताना, हाल मोकांग मेरीगंज। आपने इनका एड्रेस तो सुन ही लिया, इतना बड़ा तो इन्होंने अपना परिचय सुना दिया। बोला, सिंह जी हमारा कोई सेवा नहीं चाहिए, सेवा के वास्ते मलेरिया सेंटर खुल रहा है, इसी में आप लोग मदद कीजिए। तो उन्होंने कहा, जो सामने से मिलिट्री वाले नहीं बल्कि गांव में वही बनाने वाले सेंटर खोलने वाले हैं, उन्होंने कहा अगर आपको मदद करनी है ना तो इसी में आप लोग मदद कीजिए। मलेरिया सेंटर खुल रहा, आप गांव के हैं, आपके लिए प्रयोग में आएगा, आप लोग इसके लिए मदद करिए। तो उन्होंने कहा यही सबसे बड़ा सेवा है। तो साहब हंसते हुए बोले, यादव टोली के लोग एक एक करके नज़र बचाकर 9-2-11 हो चुके थे। उन्हें डर था कि बालदेव को बांध कर लाने वालों का साहब चालान न कर दें। अब ये देखिए कैसे, मतलब इतना इनोसेंट कैसे कोई हो सकता है। वही गांव के लोग फालतू में बालदेव को बेवकूफ़ बना के पकड़ के बांध के लेके आए। उन लोगों को लगा ये बाहर से मिलिट्री वाले हैं, अगर हम इनको पकड़ा देंगे तो वो हमें बड़ी शाबाशी देंगे। एक तो उन्हें ये नहीं पता कि बाहर से मिलिट्री वाले नहीं हैं, वो मिलिट्री वाले के बजाय वो आए हैं, उनके यहाँ पे हॉस्पिटल खोलना है, उसके कैंडिडेट हैं सारे, मतलब उसके मेंबर सब आए हुए हैं। तो उनको गलतफहमी हुई। अब जैसे उन लोगों को लगा कि यार ये लोग तो थोड़े से बालदेव को भी वो लोग पहचान रहे हैं, प्लस बालदेव के साथ पहचाने, उनकी हित मित्रता तो उनसे ज़्यादा है, तो ये धीरे से खिसक लेते हैं। इनको लगता कहीं मुझे ही बात के ये लेके ना जाए। तो फिर बातचीत यहाँ तक हुई और वो लोग तो 9-11 हो गए। ये सब यादव टोली वाले गए हैं, गायब हुए हैं। साहब ने चलते समय कहा, 7 दिन के अंदर ही डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का मिस्त्री लोग आवेगा। आप लोग, उन्होंने कहा कि 7 दिन के ही अंदर ही जो है डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के जो है वो सब आएंगे और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मिस्त्री लोग आएंगे और आप लोग बांस, खड़, सुतली और दूसरा दरकारी चीज़ का इंतज़ाम कर देना। तहसीलदार साहब आप हैं, बालदेव प्रसाद तो देश का सेवक ही है और सिंह जी है, आप सब लोग मिलकर मदद कीजिए।
तो इतना कह के वो चले गए। सबने हाथ जोड़ा, गर्दन झुकाया और गर्दन झुकाकर स्वीकार किया। साहब दल बल के साथ चले। खस्सी में मिया रहा था। ये लोग पता है खाने के लिए उनके नाश्ता भी लेके आए थे, खस्सी। बालदेव बेचारा गाड़ी के पीछे पीछे गांव के बाहर तक गया। बालदेव ने लौटकर लोगों से कहा, डिस्ट्री बोर्ड के बंगाली अफसरियर बाबू तो प्रफुल्ला बनर्जी और उनका किरानी जितन बाबू पहले कांग्रेस ऑफिस के किरानी ही तो थे। और यहाँ पे देखते हैं आप कि ये सब बात होता है और वो जितने दमखम से आए थे वो लोग चले जाते हैं। अब यहाँ से आपका नेक्स्ट पार्ट शुरू होता है। नेक्स्ट पार्ट में आप ये देखते हैं कि पूर्णिया ज़िले में ऐसे बहुत से गांव और कस्बे हैं जो आज भी अपने नाम पर नीले साबों का बोझ ढो रहे हैं। मतलब ये स्थिति आप गांव की देखेंगे कि पूर्णिया ज़िले में ऐसे बहुत से गांव और कस्बे हैं जो आज भी अपने नाम पर नीले साहबों का बोझ ढो रहे हैं। वीरान जंगलों और मैदानों में नील कोठी के खंडहर रही बटोहियों को आज भी नील युग की भूली हुई कहानियाँ याद दिला देते हैं। गौना करके नई दुल्हन के साथ घर लौटता हुआ नौजवान अपने गाड़ीवान से कहता है, ज़रा यहाँ गाड़ी धीरे धीरे हाँकना कनिया, साहिब की कोठी देखेगी, यही मैके साहब की कोठी, वहाँ है नील महीने का हौज। नई दुल्हन ओहार के पर्दे को हटाकर घूंघट को ज़रा पीछे खिसकाकर झांकती है। झरभेर के घने जंगल के बीच ईंट पत्थरों का ढेर, कोठी कहाँ है? दुल्हन दूल्हे का चेहरा गर्व से भर जाता, अर्थात हमारे गांव के पास साहिब की कोठी थी, यहाँ साहिब और मेम रहते थे। गंगा स्नान करके लौटते हुए तीर्थयात्रियों की बैलगाड़ी यहाँ कुछ दूर रुक जाती है। गाड़ियों से युवतियाँ और बच्चे निकलकर डरते डरते खंडरों के पास जाते हैं। बुढ़िया जंगलों में जंगली जड़ी बूटी खोजती हैं। ऐसा ही गांव है मेरीगंज। अब यहाँ से आपने देखा कि कितने अच्छे से पहले ये बता दिया गया कि जिस आप मेरीगंज में प्रवेश कर रहे हो, पहले शुरुआत में आपको बता दिया गया कि उस गांव में आज घटना क्या घटी है। फिर इस तरीके से बताया गया कि ये मेरीगंज की उपस्थिति, जरा हाव भाव देखिए, इसकी उपस्थिति देखिए। ऐसा ही एक गांव है मेरीगंज। रोहताहट स्टेशन है और रोहताहट स्टेशन से 7 कोस पूरब बूढ़ी कोसी को पार करके जाना होता है। बूढ़ी कोसी के किनारे किनारे बहुत दूर तक ताड़ और खजूर के पेड़ों से भरा हुआ जंगल है। इस अंचल के लोग इसे नवाबी तड़बन्ना कहते हैं, यानी उस जंगल को लोग क्या कहते हैं, खजूर के पेड़ों से जो भरा हुआ जंगल है, तो इस अंचल के लोग इसे कहते हैं नवाबी तड़बन्ना। किस नवाब ने इस ताड़ के बन को लगाया था कहना कठिन है, लेकिन बैसाख से लेकर आषाढ़ तक आस पास के हलवाड़ी चरवाहे भी इस वन में नवाबी करते। 3 आने लबनी ताड़ी रोकसाला मोटर गाड़ी, अर्थात ताड़ी के नशे में आदमी मोटर गाड़ी को भी सस्ता समझता है। तड़बन्ना के बाद ही एक ऐसा मैदान है जो नेपाल की तराई से शुरू होकर गंगा जी के किनारे खत्म हुआ है। लाखों एकड़ जमीन, वंध्या धरती का विशाल अनंत अंचल, इसमें दूब भी नहीं पनपती है। बीच बीच में बालूचूर और कहीं कहीं बेर की झाड़ियाँ। कोस भर मैदान पार करने के बाद पूरब की ओर काला जंगल दिखाई पड़ता है। वही है मेरीगंज की कोठी। आज से करीब 35 साल पहले जिस दिन WG मार्टिन ने इस गांव में कोठी की नींव डाली, आसपास के गांव में ढोल बजाकर ऐलान कर दिया, आज से इस गांव का नाम हुआ मेरीगंज। मेरी मार्टिन की नई दुल्हन थी जो कलकत्ता में रहती थी। कहा जाता है कि एक बार एक किसान के मुंह से गलती से इस गांव का पुराना नाम निकल गया था, बस और जाता कहाँ है। साहब ने 50 कोड़े लगाए थे। गिनकर इस गाँव का पुराना नाम अब किसी को याद नहीं, अथवा आज भी नाम लेने में अज्ञात आशंका होती। कौन जाने गांव का नाम बदलकर रोहताहट स्टेशन से मेरीगंज तक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से सड़क बनवाकर और गांव में पोस्ट ऑफिस खुलवाने के बाद मार्टिन साहब अपनी नवविवाहिता मेरी को लाने के लिए कलकत्ता गए। गांव की सबसे बूढ़ी भैरव की माँ यदि अगर वो आज रहती तो सुना देती, आहा आ परी की तरह थी साहेब की मेम, इंद्रासन की परी जैसी थी। तो जैसे मतलब होता नहीं कि कुछ अद्भुत हो, जैसे आप कहीं पे जाइए, अब जैसे जहाँ पे सारे बड़े लोग हों, जहाँ पे सबकी बड़ी कोठियाँ हो, तो आपको कुछ अद्भुत नज़ारा नहीं लगेगा। जहाँ पे आपको लगेगा कि 1000 झोपड़ी में एक कोई बिल्डिंग है तो अपने आप वो आकर्षण का केंद्र बन जाती है, उतना कौतूहल होता है। ऐसे ही आप देखिए कि ग्रामीण परिवेश में कोई बाहर से अंदर
कोई व्यक्ति प्रवेश करता है, शहरी व्यक्ति होता है, उसका हाव भाव, चाल चलन, बोल चाल, तो वो सब कुछ उनसे अलग होता है। तो जैसे ही प्रवेश करता है वो सम्मान का पात्र, गाँव में तो बहुत ज़्यादा प्रेम भी होता है, तो वो जब प्रवेश करता है ना तो सब गांव वाले अपना समझ लेते हैं। अब यहाँ के लोग इस प्रकार मेरीगंज की कथा को सुनाते हैं कि ये जो कोठी है, यहाँ पे मार्टिन साहब जो थे वो अपनी पत्नी की याद में ये कोठी बनाए, देखो कोठी कितनी अच्छी है। जो आता बाहर से उस गांव में कोठी को एक शोभा के रूप में देखता, पूरा वो चर्चा का केंद्र बना है। बताया भी गया, लोगों को कहानी भी बताई गई कि ऐसे ऐसे इसका नाम मेरीगंज पड़ गया। मेरीगंज में किसी से पूछेंगे ना तो आपको मार्टिन के पंखराज घोड़े की ये कहानी विस्तार पूर्वक सुनना, मतलब वो सुना देगा। सुनाएगा क्या हुआ, क्या था घटना, जब मतलब मार्टिन साहब जब नवविवाहिता मेरी को लाने कलकत्ता गए। गांव के सभी बूढ़ी भैरों की माँ यदि आज रहती तो ये सब कहानी सुनाती, कितनी वो सुंदर थी मेम। लेकिन दिक्कत क्या थी, मार्टिन साहब का आयोजन अधूरा साबित हुआ। मेरीगंज पहुंचने के ठीक 1 सप्ताह बाद ही जब मेरी को जड़ैया ने धर दबाया तो मार्टिन ने महसूस किया कि पोस्ट ऑफिस से पहले यहाँ तो एक डिस्पेंसरी खुलवाना था। कुनैन की टिकिया से जब तीसरे दिन भी मेरी का बुखार नहीं उतरा तो मार्टिन ने अपने घोड़े को रोहताहट की ओर दौड़ाया, स्टेशन की तरफ। तो जैसे ही वो स्टेशन की तरफ दौड़ाते मालूम होता है कि पूर्णिया जाने वाली गाड़ी तो 10 मिनट पहले ही चली गई। मार्टिन ने बगैर कुछ सोचे घोड़े को पूर्णिया की ओर दौड़ा दिया। रोहताहट से पूर्णिया 12 कोस है। मेरीगंज में किसी से पूछेंगे तो वो आपको मार्टिन के पंखराज घोड़े की कहानी विस्तार पूर्वक सुना देगा। जिस समय मार्टिन पुरैनिया के सिविल सर्जन के बंगले पर पहुंचे, पुरैनिया स्टेशन पर गाड़ी पहुंची भी नहीं थी, किंतु मार्टिन का पंखराज घोड़ा और सिविल सर्जन साहब की हवा गाड़ी जब तक मेरीगंज पहुंचे, मेरी को मलेरिया निगल चुका था। ट्यूबवेल के पास गड्ढे में घुसकर घुघराले रेशमी बालों वाले सिर पर कीचड़ थोपते थापते मेरी मर गई थी। मेरी की लाश को दफनाने के बाद ही मार्टिन पूर्णिया गए। सिविल सर्जन, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन और हेल्थ ऑफिसर से मिले। एक छोटी सी डिस्पेंसरी की मंजूरी के लिए ज़मीन आसमान एक करते रहे। डिस्पेंसरी के लिए अपनी ज़मीन रजिस्ट्री कर दी। अधिकारियों ने आश्वासन दिलाया अगले साल जरूर डिस्पेंसरी खुल जाएगी। ठीक इसी समय जर्मनी के वैज्ञानिकों ने एक चुटकी में नील युग का अंत कर दिया और कोयले से नील बनाने की वैज्ञानिक विधि का प्रयोग सफल हो गया और नीलहे साहब की कोठियों की दीवारें अररा कर गिर पड़ी। साहबों ने कोठियां बेचकर जमींदारियां खरीदनी शुरू की। बहुतों ने व्यापार आरंभ किया। मार्टिन की दुनिया तो पहले ही उजड़ चुकी थी, दिमाग भी बिगड़ गया। बगल में रद्दी कागजों का पुलिंदा दबाए हुए पगला मार्टिन दिन भर पूर्णिया कचहरी में चक्कर काटता फिरता था। हर मिलने वाले से कहता था गवर्नमेंट ने एक डिस्पेंसरी का हुक्म दे दिया है, अगले साल खुल जाएगा। कहते हैं कि पटना और दिल्ली की दौड़ धूप के बाद एक बार वो बहुत उदास होकर मेरीगंज लौटा। मेरी की कब्र पर लेटकर सारा दिन रोता रहा, डार्लिंग डॉक्टर नहीं आएगा। इसके बाद उसका पागलपन इतना बढ़ गया कि अधिकारियों ने उसे कांके भेज दिया और कांके के पागल पखाने में ही मृत्यु हो गई। तो आपने देखा ये कहानी जिसके नाम पे मेरीगंज रखा था, और ये जो मार्टिन था जो अपनी बेगम की याद में या उनको डिस्पेंसरी के एक तरीके से सब कुछ तो फैसिलिटी प्रोवाइड करने की कोशिश किया, बट एक चीज़ में असफल रहा। तो वो अपने को इतनी ग्लानि उसको महसूस हुई कि अंततः ही उसके वियोग में वहाँ पे बिछड़ने के बाद उसी की कब्र पे जाकर अपने आप को भी एक तरीके से वो कर लेता है। लेकिन जब वो गया तो उसको जब होता है कि इंसान अपने को खो देता है किसी चीज़ के लिए, और जो चीज़ ऐसा होता है कि ज़िंदगी बचा सकता है, तो उस समय महसूस होता है कि मुझे समय से पहले क्यों ये चीज़ पता नहीं चली। और दिन रात इंसान एक कर देता है कि नहीं अब वापस से हम ऐसी चीज़ नहीं करेंगे। तो ये ज़्यादातर सत्य घटनाओं में भी ये चीज़ देखते हैं, ये काल्पनिक की बात नहीं है। दुनिया में आप जिस चीज़ को बहुत ज़्यादा चाहते हो और वो आपके हाथ से निकल जाए, और आपको पता है कि ऐसा नहीं कि जो चीज़ तो भगवान के हाथ में वो आप नहीं कर सकते हो, पर जो चीज़ आपके अपने हाथ में है, अब ये दवा खाना खुलवा सकते थे, मेरी की तबीयत भी ठीक हो सकती थी अगर होता व्यवस्था, उसके बाद नहीं ठीक होती तो ये अपने को कभी गलत नहीं मानते। लेकिन
अगर वो जो चीज़ कर सकते थे वो नहीं कर पाए, तो आप समझ सकते हैं कि आपका मन अंदर से कितना कचोटता है। ये अपनेपन का एहसास होता है, अपनत्व का एहसास होता है जब हम किसी को खो देते हैं सब कुछ होते हुए भी। तो ऐसा तो नहीं कि पैसे की कमी या किसी चीज़ का, लेकिन वो अंदर से खाया गया और अंततः वो उसी वियोग में तड़प कर गए। लेकिन ये हुआ कि ज़मीन पास हो गया कि आज तो मेरी चली गई, लेकिन इन फ्यूचर में इस सिक्योर करने की बात की जाती, इस गांव में फिर से कोई ऐसी मेरी या कोई भी जाए नहीं, उसके लिए वो व्यवस्था की पूरे जीवन भर। तो ये तो कहानी ख़त्म हुई, पूरा बताया। फिर इसके बाद बताया कि कोठी के बगीचे में अंग्रेजी फूलों के जंगल में आज भी मेरी की कब्र मौजूद है। कोठी की इमारत ढह गई है, नील के हौज टूट फूट गए हैं, पीपल, बबूल तथा अन्य जंगली पेड़ों का एक घना जंगल तैयार हो गया है। लोग उधर दिन में भी नहीं जाते। कलमी आम का बाग तहसीलदार साहब ने बंदोबस्त में ले लिया है, इसलिए आम का बाग साफ सुथरा है, किंतु कोठी के जंगल में तो दिन में भी सियार बोलता है। लोग उसे भूतहा जंगल कहते हैं। ततमा टोले का नंदलाल एक बार ईंट लाने गया। अब ततमा टोल जो निम्न टोला था वो एक बार ईंट लेने गया। ईंट के हाथ लगाते ही खत्म हो गया था। जंगल से एक प्रेतनी निकली और नंदलाल को कोड़े से पीटने लगी। सांप के कोड़े से नंदलाल वहीं ढेर हो गया, बगुले की तरह उजली प्रेतनी। अब एक गांव में ये हो गया कि जहाँ पे कब्र है और जहाँ पे ये इनका डेथ हो गया है, तो गांव में ऐसा फैला दिया कि वहाँ भूत बन गए हैं। ऐसे थोड़ा सा अंधविश्वास कुछ ज़्यादा होता है, भूत बन गए हैं मतलब। मेरीगंज एक बड़ा गांव है, बरहो बरन के लोग रहते हैं। गांव के पूरब एक धारा है जिसे कमला नदी कहते हैं। बरसात में कमला भर जाती है, बाकी मौसम में बड़े बड़े गढ़ों में पानी जमा रहता है, मछलियों और कमल के फूलों से भरे हुए गड्ढे। पौष पूर्णिमा के दिन इन्हीं गढ़ों में कोसी स्नान के लिए सुबह से शाम तक भीड़ लगी रहती है। रोहताहट स्टेशन से हलवाई और परचून की दुकानें आती हैं। कमला मैया के महात्म के बारे में रांची स्थित पागलखाना गांव के लोग तरह तरह की कहानियां कहते हैं। गांव में किसी के यहाँ शादी विवाह हो, श्राद्ध का भोज हो, गृहपति स्नान करना हो, गले में कपड़े का खूंट डालकर कमला मैया को पान सुपारी से निमंत्रित करता था। इसके बाद पानी में हिलोरें उठने लगती थी, ठीक जैसे नील के हौज में नील मथा जा रहा हो। फिर किनारे पर चांदी के थालों, कटोरों और गिलासों का ढेर लग जाता था। गृहपति सभी बर्तनों को गिनकर ले जाता था और भोज समाप्त होते ही कमला मैया को लौटाता था। लेकिन सभी की नीयत एक जैसी नहीं होती। एक बार एक गृहपति ने कुछ थालियाँ और कटोरे चुरा रखे। बस उसी दिन से मैया तो बर्तन दास बताई कि उसी दिन से मैया ने बर्तन दान बंद कर दिया और उस गृहपति को तो वंश ही खत्म हो गया, एकदम निर्मूल। उस बिगड़ी नीयत वाले गृहपति के बारे में गांव में दो राय हैं। एक राजपूत टोली के लोगों का कहना है कि वो कायस्थ टोली का गृहपति था और कायस्थ टोली वाले का कहना वो राजपूत था। तो ये गांव में अपना ये चलता रहता है, कुछ ना कुछ, एक नहीं एक दूसरे पे दोषारोपण वगैरह करते रहते हैं। अब राजपूत और कायस्थ टोली के बारे में कि राजपूतों और कायस्थों में पुश्तैनी मनमुटाव और झगड़े होते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि आज का हो रहा है, मनमुटाव पुश्तैनी है। जैसे हर एक चीज़ विरासत में मिली होती है, ऐसे मनमुटाव भी विरासत में मिली है और झगड़े तो होते आए। ब्राह्मणों की संख्या कम है, इसलिए वे हमेशा तीसरी शक्ति का कर्तव्य पूरा करते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि इसमें राजपूत टोला जो है कायस्थ टोला है, पहले और दूसरे नंबर पे है, और तीसरे नंबर पे ब्राह्मण है, उनकी संख्या गाँव में कम है। अभी कुछ दिनों से यादवों के दल ने भी जोर पकड़ लिया है। जनेऊ लेने के बाद भी राजपूतों ने यदुवंशी क्षत्रियों को मान्यता नहीं दी। जैसे उन लोगों में जनेऊ वगैरह लिया जाता तो मान्यता दी जाती है कि कौन किस वंश में। अपने यहाँ तो जाति प्रथा आप देखते हैं कि कब से, आज से नहीं, बहुत पहले से एग्जिस्ट करती है। और जाति के आधार पे तो डिवीज़न इस प्रकार है कि आप सोच भी नहीं सकते कि जाति है, उपजाति, उपजातियों में क्या क्या है। तो इतने प्रकार से हम विभक्त हैं कि हम खुद नहीं समझते कि हम आए हैं और कितनी प्रकार से हमारा विभाजन कर दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि राजपूत हैं, कायस्थ हैं, और इनके अलावा आप देख रहे हैं कि तीसरा ब्राह्मण, उनकी संख्या कम है, इसलिए वे हमेशा तीसरी शक्ति का कर्तव्य पूरा करते हैं। अभी कुछ दिन से अगर माना जाए तो यादव भी दल में शुमार हो गए हैं, क्योंकि उनकी भी संख्या बढ़ रही है। हालांकि जनेऊ लेने के बाद भी राजपूतों ने यदुवंशियों को क्षत्रिय की मान्यता नहीं दी। इसके विपरीत समय समय पर यदुवंशियों के क्षत्रित्व को वे व्यंग्य विद्रूप के बाड़ों से उभारते रहे। एक बार यदुवंशियों ने खुली चुनौती दे दी, बात तूल पकड़ने लगी थी। दोनों ओर से लोग लगे हुए थे। यदुवंशियों को कायस्थ टोली के मुखिया तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद मालिक ने विश्वास दिलाया।
मामला मुकदमे की पूरी पैरवी करेंगे। जिम्मेदारी कचहरी के वकील वसंतो बाबू कह रहे थे कि यादवों को सरकार ने राजपूत मान लिया है। तो ये हुआ कि यदुवंशी कि उनको क्षत्रिय तो मान नहीं रहे थे, सामने राजपूत ने यदुवंशियों को क्षत्रिय मानने की स्वीकार्यता नहीं दी। लेकिन ये बात हुआ कि जमींदारी कचहरी के वकील वसंतो बाबू थे, उन्होंने कहा चिंता मत करो, यादवों को सरकार ने राजपूत मान लिया है, इसका मुकदमा तो धूमधाम से चलेगा। खुद वकील साहब कह रहे थे ऐसा। राजपूतों को ब्राह्मण टोली के पंडितों ने समझाया। अब राजपूतों को ब्राह्मण टोली के पंडित समझा रहे, जब जब धर्म की हानि हुई है राजपूतों ने ही उनकी रक्षा की है। भाई अब ये है कि झगड़ा लगाने की बात देख लीजिए आप, कि जो हुआ सो हुआ, लेकिन इनको बता रहे ना पुरानी बात याद करिए, जब जब धर्म की हानि होती है आप ही जैसे लोग तो आते हैं बचाने के लिए। ये ब्राह्मण टोली वाले राजपूत को बता रहे हैं चिंता मत करो भाई, एक चीज़ है लाश तो तुम्हें ही बचाना है। तो जब जब धर्म की हानि हुई राजपूतों ने उनकी रक्षा की है। घोर कलिकाल उपस्थित है, राजपूत अपनी वीरता से धर्म को बचा ले, लेकिन बात बढ़ी नहीं ना। जाने कैसे ये धर्मयुद्ध रुक गया। ब्राह्मण टोली के बूढ़े जोशी जी आज भी कहते हैं यह राजपूत की चुप रहने का फल है कि आज चारों ओर हर जाति के लोग गले में जनेऊ लटकाए फिर रहे हैं। भूम फोड़ छत्री तो कभी नहीं सुना था, सियो सियो। अब गांव में 3 प्रमुख दल है, एक कायस्थ टोला है, राजपूत टोला है, यादव टोला है। ब्राह्मण लोग अभी भी तृतीय शक्ति है, तो कुल मिला के आप कह सकते हैं कि कायस्थ, राजपूत और यादव, और वो तृतीय शक्ति में ब्राह्मण। गांव के अन्य जाति के लोग भी सुविधानुसार इन्हीं 3 दलों में बटे हुए हैं। कायस्थ टोली के मुखिया कौन है? कायस्थ टोली के मुखिया हैं विश्वनाथ प्रसाद मालिक। ये राज पारबंगा के तहसीलदार होते हैं। तहसीलदार उनके खानदान में 3 पुश्त से चली आ रही है। इसी के बल पे तहसीलदार साहब आज 1000 बीघे जमीन के एक बड़े काश्तकार भी हैं। कायस्थ टोली को गांव की अन्य जाति के लोग मालिक टोला कहते हैं, राजपूत टोली के लोग कहते हैं कैट टोली। तो ये इनका इंट्रो बता दिया पहले कि जो कायस्थ टोली के मुखिया हैं ये विश्वनाथ प्रसाद मालिक साहब, जो एक तरीके से तहसीलदार हैं, और तहसीलदार परबंगा के तहसीलदार हैं, और तहसीलदारी में भी उनके पुश्त से ही आप देखें कि तहसीलदार उनके खानदान में 3 पुश्त से चला आ रहा है। इसी के बल पे तहसीलदार साहब आज 1000 बीघे जमीन के बड़े काश्तकार हैं। कायस्थ टोली को गांव की अन्य जाति के लोग मालिक टोला कहते हैं, राजपूत टोली के लोग कहते हैं इन्हीं को कैथ टोली। ठाकुर रामकृपाल सिंह राजपूत टोली के मुखिया हैं। इनके दादा महारानी चंपावती के स्टेट के सिपाही थे। अब आपको दूसरा टोला देखने को मिल रहा है कि दूसरा जो राजपूत टोला है तो ठाकुर रामकृपाल सिंह है। जैसे वहाँ पे विश्वनाथ है ऐसे यहाँ पे रामकृपाल हैं। ठाकुर रामकृपाल सिंह राजपूत टोली के मुखिया हैं। इनके दादा महारानी चंपावती के स्टेट के सिपाही थे। इनके दादा राजपूत टोली के रामकृपाल के दादा जो थे वो चंपावती के स्टेट के सिपाही थे, और विश्वनाथ प्रसाद के दादा तहसीलदार कहते हैं कि जब महारानी चंपावती और राज परबंगा में दीवानी मुकदमा चल रहा था तो विश्वनाथ प्रसाद के दादा, जो विश्वनाथ के प्रसाद दादा थे, यानी विश्वनाथ जो आज के तहसीलदार हैं, उनके दादा राज परबंगा स्टेट की ओर मिल गए थे। स्टेट वालों को महारानी के सारे गुप्त कागजात हाथ लग गए और महारानी मुकदमे में हार गई। काशी जाने से पहले महारानी ने रामकृपाल सिंह के नाम अपनी बची हुई 300 बीघे जमीन को लिख दी। रामकृपाल सिंह कहते हैं कि उनके दादा ने महारानी को एक बार डकैतों के हाथ से अकेले ही बचाया था। इसी के नाम में महारानी ने दान पत्र लिख दिया। कायस्थ टोली के लोग राजपूत टोली को सिपहिया टोली भी कहते हैं। कायस्थ टोली के लोग राजपूत टोली को कहते हैं सिपहिया टोली भी। अब ये तीसरा दल अगर देखें तो इसमें तीसरा दल भी यादवों का दल भी है। यादवों का दल नया है, इनके मुखिया हैं खिलावन यादव। तो सब हर एक टोली के रामकृपाल हो गए। आपने देखा कि राजपूत जो टोली है उसके हो गए कृपाल सिंह करके हैं, और आपने विश्वनाथ प्रसाद को देखा तो उनका जो टोली है वो उनका कायस्थ है। अभी देख रहे हैं यादव का टोला, इनके मुखिया खिलावन यादव हैं। उनको 10 बरस पहले तक लोगों ने भैंस चराते देखा है। दूध घी की बिक्री से जमाए हुए पैसे ही बात जब चारों ओर बुरी तरह फैल गई तो खिलावन को बड़ी चिंता हुई। महीनों तहसीलदार के यहाँ दौड़ते रहे, सर्किल मैनेजर को डाली चढ़ाई, सिपाहियों को दूध घी पिलाया। अंत में कमला के किनारे 50 बीघे जमीन की बंदोबस्ती हो सकी। अब तो 150 बीघे का जोत है। बड़ा बेटा सकलदीप अररिया बैरगाछी में नाना के घर पर रहकर हाई स्कूल में पढ़ता है। तो ये जो यादव टोला के मुखिया खिलावन, इनके बड़े बेटा का नाम क्या है? सकलदीप।
अररिया बैरगाछी में वो रहता है, अपने नाना के घर रहता है। खिलावन सिंह यादव को लोग क्या कहते हैं, नया मातबर कहते हैं, लेकिन यादव क्षत्रिय टोली को अब गुअर टोली, देखिए यादव क्या करते हैं, क्षत्रिय टोली को अब गुअर टोली कहने की हिम्मत कोई नहीं करता। यादव टोली में बरहो मास शाम को अखाड़ा जमता है। 4 बजे दिन से ही शोभन मोची ढोल पीटते रहते हैं। ढाक ढीना ढोल की हड़ताल पर यादव टाली की जो टोली होता है उसके बूढ़े बच्चे जवान दंड बैठक और पहलवानी के पैतरे सीखते हैं। सारे मेरीगंज में 10 आदमी कुल मिला के पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे का मतलब हुआ अपना वो दस्तखत करने से लेकर तहसीलदारी करने तक की पढ़ाई। नए पढ़ने वालों की संख्या है 15 जो नए पढ़े हैं। गांव की मुख्य पैदावार है धान, पाट और खेसारी। रबी की फसल भी कभी कभी अच्छी हो जाती है। तो कुल मिला के आपने यहाँ पे सेकंड तक देखा, थर्ड नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तो इतने में आपको पूरा ये इंट्रो करा दिया गया कि गांव के बारे में आपको ये हो जाए कि उस गांव में किस प्रकार कितनी टोलियों का विभाजन है। और गांव जो है आपने देखा कि मिलिट्री वाले आए हैं, तो ये भी आपको संकेत दे दिया गया कि मूल मुद्दा क्या है इस कहानी को लेके आगे बढ़ने का, कि सबसे पहले प्रवेश होता है कि एक गांव में अस्पताल के अभाव में किस प्रकार कोई व्यक्ति है जहाँ बीमारी या किसी भी बीमारी से उसका मृत्यु हो जाता है। तो उसके लिए आपने देखा अब डॉक्टर प्रशांत गांव में आएंगे और कहानी इस तरह बढ़ेगी। तो ओवरऑल अभी तक आपके दिमाग में पूरा ये हो जाएगा कि हाँ ये कहानी में कौन, उपन्यास में कितने प्रकार के कौन से टोले, यही टोले आगे ये मुख्य हैं। और जितने भी पात्र हैं एक तरीके से वो गॉड है, बस सहायक पात्रों में जो इम्पोर्टेंट पात्र उन्हीं के साथ लेके आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक इन्होंने पूरा इंट्रोडक्टरी ये लेसन रहा है और आगे नेक्स्ट जब आप पढ़ेंगे कंटिन्यूअस तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। धन्यवाद।